Hey folks, let's start with our new topic, that is what is contract, what is valid contract, what is void contract and what is voidable contract। तो इन चारों चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो दो लोगों के ज्यादा से लोगों के बीच में हो और वो कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो दोनों के ऊपर, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट भी दो टाइप के होते हैं, या बेसिकली एग्रीमेंट भी आप दो टाइप के कर सकते हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट आप दो टाइप के कर सकते हो। या तो आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करो या तो आप वर्बल रिटन कॉन्ट्रैक्ट करो। तो अगर आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी को बोला कि मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ और आप मुझे 10,000 रुपए के XYZ सामान दे दो। अब वो 10,000 रुपए के, मैंने उनको क्या बोल दिया, यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट हो गया, एग्रीमेंट तो हो गया, पर कैसे हुआ? ये वर्बली हुआ है। मैंने आपको बोला कि आप मुझे, आपका समझ लो फ्रूट्स का शॉप है, मैंने बोला एक 10,000 रुपए आप मुझसे ले लो और 10,000 रुपए में मुझे 10 डजन मैंगोज दे दो। आपने बोला ओके। अब मैंने क्या किया, जब आपको मैंगो देने आए तो मैंने बोला कि अब मुझे मैंगो नहीं चाहिए। अब इसमें क्या हो गया? मैंने ब्रीच कर दिया जो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट क्या था कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपए के बदले में 10,000 रुपए के 10 डजन आप मुझे मैंगो दोगे। मैंने क्या किया? मैंने बोला आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जरूरत है। इसमें नुकसान किसका हो गया? इसमें नुकसान हो गया इसका, जो 10 डजन आम देने आया था। अब ये अगर कोर्ट में जाएगा और ये बोलेगा कि इन्होंने मुझे बोला था कि आप मुझे इतना अमाउंट दे दो, मैं आपको इतना अमाउंट का मैंगो दे दूंगा। तो कोर्ट आपसे मांगेगी कि आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया था, तो आप बोलोगे नहीं, ये तो सब वर्बली हुआ था। अब वर्बली वर्बली अगर आप करोगे तो ये चीज आपको कोर्ट में प्रूफ करने में तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये कहीं पे लिखा पढ़ी हुआ नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अब इसमें क्या लिखा है? दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और वर्बल थ्रू रिटन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन एंड क्लियरिटी। So पहला पॉइंट क्या था? अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन। बराबर, एक कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो दोनों के ऊपर, दोनों पार्टीज के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो, वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, तो दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और वर्बल। ये रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया। अगर आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो आपको बेटर क्लियरिटी देगा और बेटर प्रोटेक्शन देगा। अगर इसने, इस जो मैंगो बेच रहा था और जो मैंगो खरीद रहा था, अगर ये दोनों ने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया होता कि मैं आपको 10,000 दूंगा ये टाइम पे, आप मुझे ये टाइम पे आके 10 डजन आम दे देना, मैंगोज दे देना, तो अगर इन दोनों में से किसी ने भी ब्रीच किया होता तो दोनों में से कोई भी कोर्ट के पास जा सकता था और कोर्ट में ये चीज प्रोड्यूस कर सकता था कि देखिए मैंने ये एग्रीमेंट किया है, मेरे ये एग्रीमेंट के टर्म्स हैं और ये टर्म्स में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप मुझे ये टाइम पे, एक्स टाइम पे आप आके मुझे ये पैसे दोगे और मैं आपको ये मटेरियल सप्लाई करूंगा। तो ये है पूरा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन, बट दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और वर्बल। ये वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, पर अगर आप रिटन करोगे तो इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन और बेटर क्लियरिटी। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट गिव्स कॉन्ट्रैक्ट देयर पावर इज दैट दे आर एनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज व्हेन समवन ब्रेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन इट्स कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने आपको भी बताया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? अगर दोनों में से कोई एक पार्टी भी मुकर जाती है अपना ऑब्लिगेशन कंप्लाई करने से। तो कोर्ट कैन इम्पोज पेनल्टीज एंड रेमेडीज टू रिजॉल्व दीज ब्रीचेस। कोर्ट आइदर आपको रेमेडी देगी, कोई XYZ रेमेडी देगी, या तो पेनल्टी भी पे कर सकती है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ गया, डेफिनेशन, एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होना चाहिए जो दोनों पार्टी के ऊपर एनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन लाता हो। बराबर,
जो एक क्रिएट करता हो एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। अब एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है। अगर वर्बल होगा तो वो थोड़ा आपको इशू क्रिएट हो जाएगा, आप बता नहीं पाओगे कि आपने किसके सामने बोला था, कहाँ पे बोला था, कैसे बोला था, ये प्रॉब्लम होती है। पर अगर वो चीज रिटर्न होगी तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो कि ये देखिए ये टर्म्स हैं, मैंने इनको ये चीज देने के लिए बोली थी, उसके बदले में ये मुझे पैसे देने वाले थे। तो ये क्लियरिटी प्रोवाइड करता है, क्या? रिटर्न एग्रीमेंट। सो व्हाट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग? ठीक है, अब ये देखते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंडिंग करती है। अब कौन से ऐसे चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाते हैं कि हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। Contract become legally enforceable when contains 6 essential elements. Each element must be present for a court to recognize and enforce the agreement, and in most states the court decision hinge on determining the parties' intent as to contract formation as a factual question. तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 6 एसेंशियल्स दिए हुए हैं, 6 स्टेजेस दिए हुए हैं। वो सारे स्टेजेस अगर कंप्लीट होते हैं, अगर या फिर सारे चेकलिस्ट, जो एक चेकलिस्ट है बेसिकली, वो चेकलिस्ट में अगर सारी चीजें राइट क्लिक की गई हैं तो जाके कॉन्ट्रैक्ट लीगल होगा। तो अभी देखते हैं वो 6 एसेंशियल्स क्या हैं। तो पहला क्या है? पहला एसेंशियल क्या है? ऑफर। दूसरा क्या है? एक्सेप्टेंस। तीसरा क्या है? अवेयरनेस। चौथा कंसिडरेशन। फिफ्थ कैपेसिटी, एंड लास्ट वन इज लीगैलिटी। सो वही मैंगो वाला एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को ऑफर दिया कि मुझे 10 डजन आम का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ए ने क्या बोला बी को? इसके बगीचे है समझ लो, और ये एक बायर है। इसने क्या बोला इसको कि आप मुझे 10 डजन आम दे देना मैंगो के सीजन में, और मैं ये 6 महीना, ये इसने क्या 6 महीने पहले से बोल दिया कि मुझे आप जब मैंगो का सीजन आएगा तब आप मुझे 10 डजन आम दे देना 1000 रुपीज पर डजन के रेट पे। इसने बोला ठीक है। इसने क्या दिया? इसने किया ऑफर। इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ऑफर क्लियर हो गया। वन पार्टी प्रोमिसेस टू परफॉर्म और अवॉइड अ स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, यही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल पे यू ₹500 टू रेक ऑल द लीव्स इन माय फ्रंट यार्ड। बेसिकली यही हो गया। ये तो एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं मैंगो वाला। ये एग्जाम्पल में क्या बोला है कि आई विल पे यू 500 रुपीज टू रेक ऑल द लीव्स इन माय फ्रंट यार्ड। मतलब मैंने किसी को बोला मेरे यहाँ पे पत्ते, मतलब कचड़ा हुआ है या पत्ते पड़े हुए हैं, तो मैंने किसी आदमी को बोला कि आप मेरे घर के ये सारी चीजें अगर आप साफ कर दोगे तो मैं आपको 500 रुपीज दूंगा। ये क्या हो गया? एक ऑफर हो गया। अब ये जो एक्सेप्ट करेगा वो उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, मतलब सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो मैंगो वाले एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसने क्या दिया? इसको ऑफर दिया। इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस आ गया। द अदर पार्टी एग्रीज टू द टर्म आइदर थ्रू वर्ड्स और एक्शन दैट मिरर द ओरिजिनल ऑफर। ठीक है, अब इसने बोला कि मुझे 10 डजन आम चाहिए। इसने बोला, अगर इसने सिर्फ मुंडी हिला दी ऐसे और मुंह से हाँ भी नहीं बोला तो भी वो एक्सेप्टेंस में ही आएगा। जरूरी नहीं है कि आप मुंह से हाँ बोलो, आपने एक्सप्रेस कर दिया ना वो कि हाँ मैं दे दूंगा, तो वो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। अपनी दो चीजें क्लियर है। ये बेसिकली ये हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं, समझ लो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है। तो मैंने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट किया। अब थर्ड वन क्या है? अवेयरनेस। बोथ पार्टीज क्लियरली अंडरस्टैंड दैट they are agreeing to and the basic substance of the contract। ठीक है, ये दोनों को पता होना चाहिए कि ये लोग क्या चीज पे एग्री कर रहे हैं। ये दोनों को पता, ये क्या मांग रहा है? इसको चाहिए आम, इसको क्या चाहिए? इसको अपने आम बेचने, तो इसको चाहिए पैसे। ये दोनों को चीजें पता है कि यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। अवेयरनेस हो गया, दोनों को आइडिया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये अपना थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अवेयरनेस हो गया। अब फोर्थ पॉइंट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? ईच पार्टी एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। दिस डायग्नोसिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गिफ्ट्स बाय रिक्वायरिंग म्यूचुअल बेनिफिट्स।
कंसिडरेशन मतलब होता है कि कुछ कोई चीज, कोई वस्तु का आप ट्रांजेक्शन करने चाहिए किसी वैल्यूएबल चीज के अगेंस्ट में। ये क्या दे रहा है, वैल्यूएबल चीज क्या दे रहा है, ये दे रहा है पैसा। ये क्या दे रहा है, मटेरियल। कोई चीज एक्सचेंज हो रही है, ये कुछ दे रहा है, ये कुछ दे रहा है, दोनों चीज एक्सचेंज हो रही है। अब क्या हो गया, अपना कंसिडरेशन भी हो गया, चौथा पॉइंट भी अपना क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट इज कैपेसिटी। all the signatories have the legal ability to understand and enter into the agreement। ये भी और ये दोनों अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई पागल नहीं होना चाहिए, कोई अंडर एज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप? अगर अगर ये दोनों में से कोई एक पागल है, समझ लो ये थोड़ा अनसाउंड माइंड है, और इसने अगर हाँ बोल दिया, तो ये चीज फिफ्थ वाली चीज अपनी पूरी नहीं हो पाएगी। अब दोनों साउंड माइंड है, ठीक है, दोनों कैपेबल है वो चीज करने के लिए, और दोनों को पता है कि ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट भी क्लियर है। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, दैट इज लीगैलिटी। The contract's purpose and terms must comply with applicable laws and regulations। तो यहाँ पे लीगैलिटी, ये आम बेचना और खरीदना कोई गलत चीज तो है नहीं, और ये लीगल चीज है। किसी से मैं कोई वस्तु खरीद रहा हूँ तो मैं खरीद सकता हूँ, अगर मैं किसी को बेच रहा हूँ तो मैं बेच सकता हूँ, अनलेस एंड अनटिल अगर मैं यहाँ पे इसी चीज के जगह पे कोई मैं गैर कानूनी चीज खरीदता। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो मैं अभी मैंगो की बात कर रहा हूँ, ये छोड़ के मैं कोई ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, कोई आर्म्स की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी और ऐसी चीज की जो लीगल नहीं है, इंडिया में वो चीज लीगल नहीं है, उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारा सिक्स पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा। अगर सिक्स पॉइंट एक भी चीज इसमें से मिसिंग होगा ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपना वैलिड नहीं होगा, और ना ही वो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स होगा। तो अपना पांच चीजें तो क्लियर है, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अवेयरनेस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, कैपेसिटी हो गई, सिक्स्थ वन इज लीगैलिटी। तो आम बेचना कोई ऐसा, मैंगो का ट्रांजेक्शन करना कोई ऐसा इलीगल चीज नहीं है, तो ये भी एक लीगल चीज है। तो अपना सिक्स्थ पॉइंट भी क्लियर है। तो मतलब ये हमने क्या किया, ये पूरे ट्रांजेक्शन को मिला के ये ट्रांजेक्शन को मिला के जो एक चीज हुई वो है, ये है कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है, ये सारी चीजों को मिला के, ऑफर, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी और लीगैलिटी को मिला के जब एक चीज कंक्लूड हुई, तो जो कंक्लूड हुई वो चीज है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं बिजनेस के, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो एक है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जस्ट एक जिस्ट दे देता हूँ आपको कि प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, इफ समवन ऑफर अ $500 रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग देयर लॉस्ट डॉग, द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली वैलिड वंस समवन रिटर्न द डॉग। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मेरा कोई डॉग है, वो चोरी हो गया या फिर कहीं पे चला गया, कुछ हो गया। अब मैं बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला, मैंने रिपोर्ट कराया, नहीं मिला। तो मैंने क्या सोचा कि चलो मैं एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे देता हूँ कि अगर मेरे डॉग को कोई ढूंढ के लाएगा ना, तो उसको मैं $500 पे करूंगा, या फिर ₹500 पे करूंगा। तो अब मैंने ऑफर दे दिया, बराबर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब होगा, अब जब कोई एक्सेप्ट करेगा। अब वो एक्सेप्टेंस कब आएगा, जब कोई वो डॉग लेके आएगा मेरे पास। फॉर एन एग्जाम्पल, ये ए है और ये बी है, ये इसका डॉग गुम हो गया है, और ये जनरल पब्लिक है, सब आए, ये आया बोला मैंने देखा है यहाँ पे देखा है, पर इसको नहीं मिला। तो ये क्या एक्सेप्टेंस हुआ, नो। तो ये चला जाएगा। फिर ये आया, ये बोला कि मैंने XYZ जगह पे मैंने भी देखा, इसका भी नहीं माना जाएगा, इसने भी वही बोला, इसने भी यही बोला, इसने भी यही बोला। फिर एक आखिरी बंदा आया, वो डॉग को लेके ही आया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका क्या था, ऑफर था, इसने क्या कर लिया, डॉग को लाके एक्सेप्ट कर लिया। अवेयरनेस दोनों के बीच में है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, और कंसिडरेशन वैल्यू दैट ₹500 अगेंस्ट दैट डॉग। ये जो डॉग दे रहा है इसको डॉग दे रहा है, ये उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन दे रहा है जो इसने एग्री किया था ऑलरेडी। कैपेसिटी, दोनों लोग कैपेबल है उस चीज के लिए, और लीगैलिटी, ये कोई इलीगल चीज नहीं है। अगर आप किसी की चीज किसी को रिटर्न कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ये बिजनेस में होता है, कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। सेकंड है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, प्रॉमिस एक्सचेंज फॉर प्रॉमिस। इसने कुछ प्रॉमिस किया कि मैं आपको
XYZ चीज दूंगा, अगर आप मुझे XYZ चीज दोगे तो आप मुझे अपनी बाइक दे दीजिए, उसके अगेंस्ट में मैं अपनी आपको साइकिल दे दूंगा। प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। अब इसको आप किसी भी एग्जांपल से आप रिलेट कर लो, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने बाइक और साइकिल का एग्जांपल लिया, वैसे आप बाइक और कार का ले लो, या फिर किसी और चीज। फॉर एन एग्जांपल बिजनेस में, अगर बिजनेस के हिसाब से सोचना है तो बोलो कि कोई एक टेंडर है, अगर ये दो कंपनीज हैं, ये कंपनी ने बोला कि ये टेंडर मैं ले लेती हूँ, दूसरा जो टेंडर आएगा वो तुम ले लेना। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, तो ये हो गया बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं रिटर्न और वर्बल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो रिटर्न वर्सेस वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, यू माइट बी सरप्राइज टू हियर दैट while verbal agreement can be legally binding, some oral promises may not be enforceable as contracts. In such cases, a party that reasonably relies on the promises may be able to recover damages on the basis of promissory estoppel. If you offer to pay a neighbor to mow your lawn and they agree, you have technically formed a contract. The problem is not whether it's a contract, it is proving it. अब ये मैं आपको बताता हूँ, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बताया ना, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो आपको प्रूफ करने में बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ इन द सेंस, आप प्रूफ कैसे करोगे? आप कोई चीज, मैंने अगर आपको बोल दी कि चलो मैं आपको 10 रुपया देता हूँ, मेरा ये साइकिल जाके वहां पे पार्क कर दो, या फिर मेरी गाड़ी यहाँ पे जाके पार्क कर दो, मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। ठीक है, और आपने जाके पार्क कर दिया। अब मैं बोला कि कैसे पैसे? ये चीज कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे बीच में हो गया, मैंने ऑफर दिया कि मेरी गाड़ी पार्क कर दो, मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, बट सिर्फ मैं और आप थे यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, लीगलिटी सब कुछ हुआ, पर ये चीज आप प्रूफ कैसे करोगे? तो ये चीज प्रूफ करना मुश्किल है ना। तो यही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरिटी नहीं होती, ना कोई प्रोटेक्शन होता है, और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में बेटर प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि आपके पास रिटर्न में हर चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिस्प्यूट हैपेंस, अ वर्बल एग्रीमेंट टर्न्स इनटू अ मेसी ही सेड शी सेड सिचुएशन, कि इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला। तो वही चीज है कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, कि आप रिटर्न, कोई भी चीज हो अगर आप रिटर्न में कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि कोई भी चीज होता है तो लोग बोलते हैं ना कि आप लिख के दो, आप लिख के दो। कोई भी चीज होता है, कहीं पे जाएंगे हम लिख के दो, तो लिख के दो क्या होता है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर किसी ने लिख के भी दे दिया और वहां पे सिग्नेचर कर दिया तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी एनफोर्सेबल बाय लॉ है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, कि उस चीज को समझो कि वर्बली अगर कोई किसी ने कोई चीज बोला है तो वो चीज प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, पर अगर वही चीज किसी ने रिटर्न में लिख के दे दी है तो आपको, आपके पास क्लियरिटी है कि मैं बता सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने लिख के दिया ब्लैंक पेपर पे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा अगर तुम मेरे लिए ये करोगे। ठीक है, अब मैं कोर्ट में लेके गया, भले वो मुकर सकता है कि मैंने ये चीज लिख के नहीं दी है, पर उसके बहुत सारे तरीके हैं वो बताने के लिए कि ये चीज इन्होंने ही लिखी है। तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए जरूरी है। अब आते हैं वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल की तरफ। वॉइड, वॉइड क्या बोलता है? नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड इज अनएनफोर्सिएबल। एक्चुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता और ये एनफोर्सिबल भी नहीं होता। वैलिड क्या होता है? जिसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, ये 6 चीजें होती हैं, वो होता है वैलिड। लीगली बाइंडिंग एंड एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइडेबल क्या होता है? वैलिड एंड एनफोर्सिएबल बट कंटेन्स अ फ्लॉ दैट मेक इट वॉइड। कुछ उसमें फ्लॉ होता है, जो बेसिकली मिस्टेक पकड़ लो, कुछ मिस्टेक होता है जिसके वजह से वो वॉइड होता है, उसको क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। एक एक चीज देखते हैं, अभी देखते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस बिटवीन टू पार्टीज, टू एंटिटीज, क्रिएटिंग म्यूचुअल ऑब्लिगेशन बाय लॉ। ठीक है, सेक्शन 2E of the Indian Contract Act 1872 defines an agreement as every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि एग्रीमेंट का डेफिनेशन है ये, पर एग्रीमेंट क्या चीज होता है? एग्रीमेंट बेसिकली, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये पेपर है, ये पेपर पे
फॉर एन एग्जांपल ये पेपर पे एक कोई एंटिटी यहाँ पे है, एक कोई एंटिटी यहाँ पे है, इसने इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट बिटवीन मतलब कोई एक प्रॉमिस है जो दोनों को कंप्लाई करना है, या फिर कोई ऑब्लिगेशन है जो ये रिटर्न में करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि मैंगो वाला एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया, क्या चीज के लिए, 10 डजन मैंगोज के लिए, इन एक्सचेंज ऑफ 10,000 रुपीज ऑन सो एंड सो पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर मंथ। ये क्या बन गया अभी, या ये पेज पे अगर लिखा हुआ है तो ये पेज अब बन गया एक एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी फॉर एक्सचेंज ऑफ मैंगोज। करेक्ट। एक पैसे के लिए आदमी ने पैसा दिया, मैंने, आदमी ने मैंगो दिया मुझे। जिस दिन ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी उस दिन उसके बाद से ये पेपर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज मैंने पैसा दे दिया, उसमें डेट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, टाइम तो नहीं खैर लिखा होगा बट डेट लिखा होगा, डेट मेंशन होगा कि मैं ये डेट को दे दूंगा। जैसे वो डेट हो गई और मैंने आपको पैसा दे दिया, आपने मुझे मैंगो दे दिया, वो दिन से ये पेपर का वैल्यू खत्म, क्योंकि ये चीज एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इसको आप बाद में लेके नहीं जा सकते कि मैंने बोला था और उन्होंने दिया नहीं, वो बाद की बात हो जाएगी, वो फिर लिटिगेशन का पार्ट हो जाएगा कि दिया कि नहीं दिया कि कैसे दिया। बट अभी हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। ये हम दोनों ने अपनी दोनों इच्छा लिख दी कि मैं इनको 10,000 रुपए देना चाहता हूँ, ये मुझे 10 डजन मैंगो देंगे, और यहाँ पे दोनों का साइन होगा। मैंने मान लिया हाँ मैं दूंगा, इन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं दूंगा, ठीक है, दोनों का साइन, ये हो गया एक एग्रीमेंट। यही है एग्रीमेंट। और ये चीजें जब ये सारी जब वो 6 एसेंशियल्स भी आ जाएंगे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये हो जाएगा, यही चीज हो जाएगी एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट। ये अपना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के ऊपर होता है कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हो गया एग्रीमेंट, और प्रोसेस जहां पे खत्म होता है वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ये है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस। जब तक ऑफर से लेके लीगैलिटी तक ये जो 6 एसेंशियल्स हैं, ये प्रोसेस में जब तक रहेंगे वो है एग्रीमेंट वाला पार्ट, कि एग्रीमेंट हो रहा है। और जैसे ही ये लीगैलिटी और फाइनलिटी हो गया, सिग्नेचर्स हो गए, जहां पे ये एग्रीमेंट है यहाँ पे दोनों का सिग्नेचर हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब जब तक ये बन रहा है, जब तक ये बन रहा है तब तक ये एग्रीमेंट है, और जैसे यहाँ पे सिग्नेचर होके कंप्लीट हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी देखते हैं वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। A valid agreement is a contract which is binding and enforceable in a valid contract. All parties are legally bound to perform the contract. Section 10 of the Indian Contract Act states that all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to the contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. वही कहा गया इसमें भी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर वैलिड एग्रीमेंट क्या है, कि जो फ्री विल से किया गया हो, अपनी इच्छा से किया गया हो, लीगल चीज हो, लीगल ऑब्जेक्ट के लिए की गई हो, वो क्या है, एक वैलिड एग्रीमेंट है। अनलेस एंड अनटिल नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। जब तक मैं अपनी इच्छा से नहीं बोल दिया हूं कि नहीं ये गलत है, तब तक अगर ये 6 एसेंशियल्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी, अवेयरनेस और लीगैलिटी, तो वो चीज वैलिड एग्रीमेंट में आ जाएगी और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगी। यहाँ पे भी 6 वही सेम एसेंशियल्स है वैलिड एग्रीमेंट के भी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज, दैट इज दोनों साउंड माइंड है, दोनों अंडर एज तो नहीं है, अबाउ एज है, दोनों की एज परफेक्ट है बिजनेस करने के लिए या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, फ्री कंसेंट। और कंसेंट का जो है, जो फ्री कंसेंट होता है कि अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, उसमें भी एक छोटा सा चीज है कि जो इच्छा है, क्या वो इच्छा, देखते हैं द फ्री कंसेंट। अनदर एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द कंसेंट ऑफ द पार्टीज विच शुड बी फ्री। जो कंसेंट है मिस्टर ए और मिस्टर बी का, जो कंसेंट है, जो इच्छा है, वो फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने इसके बच्चे को किडनैप कर लिया है या फिर ऐसा कुछ इसके साथ इलीगल चीज कर दिया है जिसके वजह से ये डर में आके इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों फ्री विल से अपने
उस कॉन्ट्रैक्ट में आने चाहिए, या फिर कोई कोर्जन ना कर दे, या फिर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना कर दे, कोई गलत चीज बता के कि फॉर एन एग्जाम्पल इसने क्या बोला मेरे को 10 डजन आम, इसने क्या बोला 10 डजन आम चाहिए, इसने बोला 10 डजन आम चाहिए, इसने बोला मेरे को 10,000 रुपए में आपको 10 डजन आम दे दूंगा। अब क्या हुआ, जिस दिन वो मैंगो देने की बारी आई, इसने क्या किया, इसने सड़े हुए आम दे दिए, या फिर इसको चाहिए था पके आम चाहिए थे, इसने कच्चे आम दे दिए। समझ रहे हो, इसने क्या लिखवाया, इसने सिर्फ लिखवाया कि मैं 10 डजन मैंगो दूंगा, बट वो कच्चे होंगे पक्के होंगे, ये फ्लॉ है, थोड़ा सा लूप फॉल है ये। बट इस वो एग्रीमेंट में आपको क्लियरिटी से लिखना है। या फिर इसने कुछ मिस रिप्रेजेंट कर दिया, इसने क्या बोला मैं मैंगो दूंगा, इसने मैंगो वाला स्लाइस दे दिया, बेसिकली सॉरी नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट कोई मैंगो का जूस दे दिया। इसने क्या बोला था मैंगो, इसने बोला था मैंगो का जूस दे दिया। इसको क्या चाहिए था, इसको मैंगो चाहिए थे, पर इसने क्या दिया, मैंगो का जूस दिया था। इसने मैंगो का जूस सोच के रखा था, मिस रिप्रेजेंट हो गया। फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सॉरी। ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, मतलब कोअर्जन नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। According to the ICA, Indian Contract Act, an agreement may become a valid contract. ठीक है, an agreement may become a valid contract only if it is for a lawful consideration, lawful object and law, ठीक है, lawful consideration, lawful object के लिए होएगा तो वो agreement contract हो सकता है। All contracts are agreement, so void agreement are not contracts। सबसे पहली बात, जो void agreements होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स को ही कंक्लूड करके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैंने आपको क्या बताया, दो अगर सारी चीजें हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, कैपेसिटी और लीगैलिटी, और ये सारी चीजें होने के बाद में दोनों पार्टीज की यहाँ पे सिग्नेचर हो गई, उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वॉइड एग्रीमेंट के ऊपर। वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सो इन मोस्ट केसेस अ वॉइड एग्रीमेंट misses one or more essential element that would make it valid, because it's not an actual contract, neither party to it must do anything to terminate it. Second point, it's not a legally enforceable and impose no objections, sorry, no obligations on the parties. Third one, if it fails to create legal rights and is against the law. There are some agreements which have been expressly declared as a void by the ICA. They are agreement in which consent is caused by mistake, agreement of which the consideration or object is unlawful, agreements without consideration, agreements in restraint of marriage एंड इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। बेसिकली ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको 6 एसेंशियल्स बताए ना, उसमें से कोई भी एसेंशियल्स अगर मिसिंग होंगे, अगर 6 में से कोई भी चीज, अगर ऑफर नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस से शुरू, वो तो हो ही नहीं सकता, ऑफर और एक्सेप्टेंस तो होगा ही होगा, कंसिडरेशन नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं, इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। तो ये है अपना वॉइड एग्रीमेंट। लास्ट वन इज voidable agreement. Voidable agreements have the necessary element to be enforceable. ठीक है, voidable agreements have the necessary elements to be enforceable, so they appears to be valid. However, they also have some kind of flaw that make it possible for one or both parties to void it. A voidable contract may start out being legally binding but become void. It's still considered valid if an injured party doesn't take action. The primary difference between the void and voidable contract is that a void contract can't legally perform, while a voidable agreement can still be performed as long as the unbound party doesn't void it prior to performance. Once one or both parties have the option to enforce it, a party they are being defrauded, coerced or misled into signing the contract can object to its validity. Contracts
entered using the undue influence, fraud, misrepresentation or coercion or voidable contracts. तो बेसिकली voidable contracts को भी वैलिड किया जा सकता है कब? जब दोनों पार्टी एग्री हो उस चीज के ऊपर कि हाँ ये चीज को अभी परफॉर्म करना है। तो ये बेसिकली तीन ही चीजें वैलिड। अगर वैलिड नहीं है तो वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। वैलिड के लिए क्या चाहिए? वैलिड सबसे इंपॉर्टेंट है वैलिड। वैलिड के लिए क्या चाहिए? ये 6 चीजें चाहिए: ऑफर, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, कैपेसिटी, लीगैलिटी और एक चीज है दैट इज ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, अवेयरनेस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, कैपेसिटी हो गई और लीगैलिटी हो गई। ये 6 चीजें अगर होंगी तो एक एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होगा और वो वैलिड एग्रीमेंट जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब कुछ चीजें देख लेते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। व्हाट हैपेंस इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन? व्हेन समवन फेल्स टू डू व्हाट दे प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों लोग हैं, दोनों में से किसी एक ने भी परफॉर्म करने से मना कर दिया तो वो क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। द कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स टर्म्स एंड द लॉ। द पार्टी दैट डिडंट ब्रीच कैन often seek a remedy, which might means getting a court to order the other party to fulfill their duties, or more commonly seeking financial compensation for any losses caused by the breach. बेसिकली आपको ये अगर ब्रीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट का तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट के पास जाओगे। कोर्ट क्या करेगी? आपको कोई सॉल्यूशन बताएगी, या फिर अगर सच में ब्रीच हुआ है या फिर कोर्ट को लगेगा कि नहीं उनको पेनल्टी करना चाहिए तो वो पेनल्टी इंपोज करेंगी अदर पार्टी के ऊपर। और इस ब्रीच से आपको जो नुकसान, पेनल्टी तो लगेगा, साथ में जो नुकसान हुआ है उसका अलग आपको कंपनसेशन मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी चेंज्ड आफ्टर इट साइंड? Yes, but it can't be a one-side change. For a modification to be valid, all parties involved in the original contract generally have to agree to the new terms. This is usually in the document called an amendment, which is then signed by everyone and become a part of the original contract. Basically अगर आपको कोई चेंज करना है, ये दोनों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना है तो दोनों को एग्री करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, ये मैंगो वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने बोला कि मुझे मार्च में चाहिए, इन्होंने बोला मुझे मार्च में मैंगो चाहिए। इन्होंने क्या बोला? ठीक है चलेगा, पहले हम लोग अप्रैल, मैं आपको अप्रैल में दे रहा था, अभी मैं आपको मार्च में दे दूंगा। ये चीज दोनों ने एग्री कर लिया, दोनों ने आके मॉडिफाई कर दिया एग्रीमेंट को और वो चीज मॉडिफाई हो गई। तो थैंक यू सो मच इतने देर बने रहने के लिए मेरे साथ वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।